नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। और शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है नीलेश प्रजापत ने। और नीलेश जी, आपने बताया कि आप एसआईपी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 1000 रुपीज़ पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 5000 रुपीज़ पर मंथ और एचडीएफसी डिफेंस फंड में 2000 पर मंथ। और टोटल जो अभी तक इन्वेस्ट हो चुका है वो है 1,80,000 और करंट वैल्यू है 2,81,000। और आप जानना चाहते हैं कि 10 साल में कितना पैसा बनेगा। आपका टारगेट है 50 लाख का और साथ में 2,000 रुपये की एसआईपी बढ़ाना चाहते हैं, आप मिड कैप फंड आप ऐड करना चाहते हैं। तो पहली बात यह है कि जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है, मेरे हिसाब से इसमें आपको चेंजेस करने चाहिए। आप ने अच्छे रिटर्न्स बनाए होंगे क्योंकि हिस्टोरिकली देखा जाए और पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन स्मॉल कैप में स्पेशली या फिर डिफेंस फंड में तो आपने स्मॉल कैप फंड में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर ले लिया है। आप दो स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुल मिला के 9,000 रुपये की यदि एसआईपी हो रही है तो उसमें से 6,000 रुपये आपके सिर्फ जा रहे हैं स्मॉल कैप फंड में। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसका इन्वेस्टमेंट मेजरली लार्ज कैप में है, वहाँ पर सिर्फ 1000 रुपीज़ की एसआईपी हो रही है, उसे आपको बढ़ाना चाहिए। देखिए, आपको आइडियली डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ज़्यादा। और थीमेटिक फंड्स में आप यदि इन्वेस्ट ना करें तो भी चलेगा क्योंकि अभी आपका पोर्टफोलियो छोटा है। बट फिर भी आपने यदि 2000 रुपीज़ की एसआईपी की हुई है डिफेंस फंड में तो आप जारी रख सकते हैं। लेकिन बाकी का जो निवेश है उसे मेजरली आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डिवाइड कीजिए। और लार्ज कैप अलग से नहीं करना है तो आपको ये जो फ्लेक्सी कैप आपके पोर्टफोलियो में, इसमें आप अमाउंट को बढ़ा लीजिए। तो अगर आपको मान लीजिए 10,000 करना है तो मेरे हिसाब से आपका करीब 40% इन्वेस्टमेंट तो लार्ज कैप में होना चाहिए, 40-50%। और 30% अराउंड मिड कैप में और 20% स्मॉल कैप में। तो इस तरह से रहे तो बेहतर होगा। तो इसमें बढ़ाइए पैसा, स्मॉल कैप में बिल्कुल कम कर दीजिए। और मिड कैप के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो थोड़ा बदलाव कीजिए। अब दूसरी बात, जो आपने टारगेट कहा कि कितना बन जाएगा, देखिए यदि मैं 11,000 की एसआईपी मान लूँ कि 2,000 रुपीज़ आप बढ़ा रहे हैं और अभी तक जो पैसा इकट्ठा हो चुका है और 12% का CAGR मानकर चलूँ तो 10 ईयर्स में लगभग 33 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि हम 12 की जगह पे 15 भी कर दें, कि मान के चलें कि इक्विटी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और आपका जो पोर्टफोलियो है वेल डाइवर्सिफाइड है, 15% का रिटर्न मिलेगा, तो भी आपके लगभग 40 लाख रुपये इकट्ठा हो सकते हैं 10 साल में। तो आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। आप कम से कम 10% से स्टेप अप तो कर ही लीजिए। हर साल इनकम बढ़ती रहेगी, इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते रहें और जब जब पैसा हो तब तब आप और भी पैसा इन्वेस्ट करें, टॉपअप करें। तो दो राय हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए और दूसरी बात पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप को कम कीजिए और लार्ज कैप में, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ाएं। ये मेरी राय है। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है राजीव सिंह ने। राजीव जी, आप डिफेंस पर्सनल हैं, बहुत खुशी हुई जानकर। और आप ने कहा है कि आप रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते रहते हैं, सो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप कुछ फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं, मैं नाम भी पढ़ देता हूँ। एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड 5,000 रुपीज़ पर मंथ, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 5,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 6,000, एक्सिस स्मॉल कैप में 3,000, एसबीआई कॉन्ट्रा में 3,000 और क्वांट स्मॉल कैप फंड में 3,000 रुपीज़। आपने स्कीम भी अच्छी चूज़ की हैं। और आपके पोर्टफोलियो में जैसा हम कहते हैं कि लार्ज कैप ज़्यादा हो, थोड़ा मिड कैप हो, थोड़ा स्मॉल कैप, तो आपने ठीक से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। मेरे हिसाब से बिल्कुल स्कीम में आप कंटिन्यू करें अपनी एसआईपी और लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा। अब दूसरी बात यह है कि जो 25 लाख रुपए लमसम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपने कहा है कि नज़रिया आपका 12 साल का है, तो मेरे हिसाब से इन पैसों को भी आप कुछ लार्ज एंड मिड कैप फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि लंबा नज़रिया है। आप एसटीपी करें और एसटीपी के जरिए इन पैसों को निवेश करें।
आप जानते होंगे एसटीपी में पहले हम पैसों को एक लो रिस्क वाले फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, नॉर्मली अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लिक्विड फंड, इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से हम एसटीपी करते हैं। और उसके अलावा आप आर्बिट्राज फंड से भी एसटीपी कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीम्स कौन सी होनी चाहिए यहाँ पर। अगर हम लंबा नज़रिया लेकर चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक लार्ज एंड मिड कैप फंड को आप कंसिडर कीजिए। और लार्ज एंड मिड कैप में दो फंड्स मैं बताऊंगा आपको, एक होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड और दूसरा होगा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। साथ ही आप थोड़ा एलोकेशन एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड में भी कर सकते हैं और मल्टी असेट एलोकेशन में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड एक बेहतरीन फंड है। आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो मल्टी असेट एलोकेशन फंड और लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें आप डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 25 की बात कर रहे हैं तो आप 10 लाख रुपए जो हैं उसे मल्टी असेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट कीजिए और बाकी जो 15 है उसे आप दो स्कीम में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा एसटीपी के जरिए आपको निवेश करना है, एक साथ एक दिन में पूरा पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। और जो गोल आप लेकर चल रहे हैं वो बेशक मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आपने प्लानिंग की है, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा आपका इन्वेस्टमेंट सुकन्या समृद्धि योजना में भी हो रहा है, तो सब मिलाकर मुझे उम्मीद है कि आप डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है श्रीनिवासलू नरसिम्हा ने और आपका सवाल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर है। आपने बताया है कि आपकी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो कि 10 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ थी, लेकिन बाद में क्योंकि प्रीमियम बढ़ गया तो आपने घटाकर से 5 लाख कर दिया और आपका इसमें एक्यूमुलेटेड बोनस था। लेकिन जब पॉलिसी रिन्यू हुई या फिर आपको कम सम इंश्योर्ड के साथ पॉलिसी मिली, वहाँ पर पूरा का पूरा जो नो क्लेम बोनस था वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, बल्कि एक छोटा हिस्सा ही उसका यहाँ पर ऐड हुआ है। तो आप की ये शिकायत है। अब देखिए यहाँ पर कौन से आपने पॉलिसी ली, कैसे हुआ, ये जानना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बट मैं आपको एक राय दूंगा। पहली बात, आप कंपनी के ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर को लिखिए इसके बारे में, आपकी जो भी कंसर्न है। तो क्योंकि आपने कहा है कि आपने एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, ये कैनरा बैंक के कस्टमर्स के लिए थी, तो इसमें काफ़ी बातें हैं। वो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जो ली गई है, क्या आपने जब सम इंश्योर्ड को रिड्यूस किया तो सेम पॉलिसी है या फिर किसी और पॉलिसी में माइग्रेट किया है। बट जो भी है, आप की जो भी पूरी क्वेरी है इसको पहले तो आप लिखिए ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर को इंश्योरेंस कंपनी के। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं उस रिप्लाई से तो 15 डेज़ वेट करने के बाद में यदि आपको कोई रिप्लाई नहीं आता है या फिर सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आता है तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन या बीमा लोकपाल की वेबसाइट पर आप अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद फिर ओम्बड्समैन के ऑफिस से आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, वो सब आप प्रोवाइड करें और आपकी कंप्लेंट के ऊपर ज़रूर कार्यवाही होगी। अगला सवाल मैं जो ले रहा हूँ ये पूछा है भरत हिरानी ने। और हिरानी जी, आपने कहा है कि आपकी इनकम है 58,000 पर मंथ, जो कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से है। तो मान के चल रहा हूँ कि ये आपकी एफडी का इंटरेस्ट है और आप जानना चाहते हैं कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट आप यदि करें या फिर एफडी में करें, तो ये एफडी जैसा ही है मेरे हिसाब से, बट आपने बताया नहीं कौन सा प्रोडक्ट आपने लिया हुआ है। बट बेशक एफडी में करें या ऐसी कोई भी स्कीम हो, और आपका कहना यह है कि यदि ये इनकम जो है ये 7 लाख रुपीज़ हो जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। यदि 7 लाख तक है तो आपका एग्जेम्प्टेड होगा, लेकिन 7 लाख से यदि एक्सीड होता है तो डेफिनेटली आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। और क्योंकि वैसे तो इनकम न्यू टैक्स रिजीम में भी बात करें तो फर्स्ट 3 लाख रुपीज़ एग्जेम्प्टेड है और 3 लाख के ऊपर की जो इनकम है वो टैक्सेबल है। लेकिन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए अंडर सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको रिबेट मिल जाती है और उस रिबेट की वजह से 7 लाख तक की यदि इनकम है तो रिबेट मिलती है और रिबेट की वजह से टैक्स 0 हो सकता है। लेकिन यदि 7 लाख के ऊपर आपकी इनकम जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में तो उस केस में आपका 3 लाख के ऊपर की जो इनकम है, यानी कि 3 लाख से 6 लाख तक, वो 5% पे और 6 से 7 जो अगला या 8 जो भी होगा, मतलब ऊपर के अमाउंट 9 लाख तक 3 से
पहला 3 लाख एग्जेम्प्टेड, 3 से 6 तक 5%, और अगला 3 लाख जो होगा वो 10% पर टैक्सेबल होगा। और यदि हम बात करें ओल्ड टैक्स रिजीम की, तो यहाँ पर भी यदि ऐसा कुछ हो कि किसी की इनकम 7 लाख रुपीज़ है लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट जो कि क्वालिफाई करे अंडर सेक्शन 80 सी के तहत, और उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी हो, कोई होम लोन भी हो, तो हो सकता है कि वो इनकम 5 लाख के काफ़ी नीचे आ जाए और वो टैक्स फ्री हो जाए। बट आपके केस में मुझे ऐसा लगता है कि यही आपकी इनकम है और यहाँ पर आपके पास उतना इन्वेस्ट करने का या फिर पता नहीं आपका होम लोन वगैरह कुछ है कि नहीं है, जिसका स्कोप मुझे कम लग रहा है। आप मुझे बता सकते हैं सारी बातें, लेकिन जैसा आपने कहा ये अल्टीमेटली आपकी इनकम यदि 7 लाख के ऊपर जाती है तो फिर आपका टैक्स इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। अब कुछ बताने वाले आपको शायद ये भी कह दें कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने नाम पे ना करके इसको डिवाइड कर लीजिए, फैमिली मेम्बर में किसी और के नाम पर, मतलब किसी और फैमिली मेम्बर के नाम पर आप आधा पैसा इन्वेस्ट कीजिए तो आप दोनों का जो होगा डिवाइड हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से वो सब सही नहीं है, और अगर इनकम टैक्सेबल है तो फिर टैक्स देना बनता है। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सिंह साहब ने। सिंह साहब, आपने बताया कि पिछले 3 साल से आप मेरे एसेट मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और करीब 2.5 लाख रुपया आपका इकट्ठा हो चुका है। आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको पैसे निकाल कर मेरे एसेट स्मॉल मिड कैप 400 क्वालिटी मोमेंटम 100 फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास 12 साल का समय है। मैं कहूँगा कि आपको इसमें नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ये जो फंड है, जिस इंडेक्स फंड की हम बात कर रहे हैं, ये एक स्ट्रेटजी इंडेक्स पर बेस्ड फंड या फिर फैक्टर इन्वेस्टिंग इसको कहते हैं, क्योंकि ये मोमेंटम और क्वालिटी 2 फैक्टर्स को कैप्चर करता है। तो मेरे हिसाब से इस तरह के फंड्स अच्छे हो सकते हैं पोर्टफोलियो में, लेकिन यदि लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो फिर आपको ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड्स में या फिर डाइवर्सिफाइड एक्टिवली मैनेज फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपके पास ऑलरेडी, क्योंकि मिड कैप फंड है और लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप आपको ऐड करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो या तो आप एडिशनल पैसा इन्वेस्ट करें या फिर कुछ समय के बाद आप अपने एग्जिस्टिंग मिड कैप से थोड़ा पैसा विड्रॉ करके और आप एक स्मॉल कैप फंड ऐड कर सकते हैं। और इस वक्त पर स्मॉल कैप की जो वैल्यूएशंस हैं वो अगेन थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही हैं, तो बहुत जल्दीबाजी ना करें, लेकिन आने वाले समय में आपका एक्सपोजर स्मॉल कैप में भी होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है हेमू नारुल ने। और हेमू, आपने बताया कि आप 25 ईयर्स के हैं और कुछ स्कीम्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में 3000 रुपीज़ पर मंथ, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 3000, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप में 3000, ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 2000, ये SIP चल रही हैं आपकी। और मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड में भी 1500 पर मंथ की SIP चल रही है। अच्छा चुनाव है, अच्छी स्कीम्स हैं आपके पास। अब आप ये कह रहे हैं कि 7500 रुपीज़ आपको और ऐड करने हैं, जो आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में ऐड करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और आपने जो पूछा है कि एक ही स्कीम में करूं, तो बिल्कुल आपके पास पहले से बहुत सारी स्कीम्स हैं, स्कीम ऐड ना करें। और लार्ज कैप में आपका एक्सपोजर कम है, तो अगर ये पूरा पैसा आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है। तो इस तरह से आपका लार्ज कैप में एक्सपोजर थोड़ा बढ़ेगा और वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो स्कीम अच्छी है और आंसर बहुत सिंपल है कि आप जैसा सोच रहे हैं, आप 7500 की SIP शुरू कीजिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल सुझाव हों वो आप कमेंट बॉक्स में इस तरह से पोस्ट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या फिर आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।